मैं चूंकि रोज किताबें पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि हमारे घर की बात है और मैं घर के लोगों से बात कर रहा हूं। तो कभी भी जो हमारी बातचीत है वो साक्षात्कार की शैली में नहीं होती है, बातचीत की शैली में होती है। और शायद यही कारण था कि साहित्य आज तक की ओर से जो आत्मकथाओं और संस्मरणों पे या जीवनियों पे संबंधित कार्यक्रम थे उनमें बातचीत का दायित्व मुझे सौंपा गया। तो सबसे पहले तो प्रभात जी और जुबी शर्मा दोनों का अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं इन दोनों अतिथियों के बारे में बात करने से पहले मैं पहले इनका परिचय दे देता हूँ। प्रभात जी बहुत ही सक्रिय साहित्य सेवी हैं, एक प्राध्यापक हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहने के दौरान भी साहित्य में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, दुनिया भर की साहित्य के बारे में जो लिखा जा रहा है उन पर सतत नज़र रखते हैं। इसके अलावा उनके बारे में टिप्पणियां करते हैं, नई प्रतिभाएं हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गंभीर साहित्य और लोकप्रिय साहित्य के अंतर को बांटने की जो कोशिशें हैं उसको ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। और इनका मानना है कि लेखन होता है वह कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं इसके लिए भी प्रभात की इस कोशिशों के लिए भी प्रभात रंजन जी का आभार प्रकट करता हूँ। कई बार मैं हो सकता है प्रभात बोलूँ क्योंकि वो मुझे बड़े भाई का स्नेह देते हैं, तो इसलिए इस बात के लिए मुझे क्षमा किया जाए, ये कहीं से मेरा गर्व नहीं है। जुबी शर्मा जी हैं। जुबी की एक किताब अबुली की डायरी अभी आई थी और अबुली की डायरी एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते हुए बहुत बार मुझे इस बात का आभास हुआ कि यह काल्पनिक है। और मैं ये तय करके रखा था कि मैं जब ये लेखिका मिलेंगी तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि इसमें कल्पना का कितना अंश है। और अभी जब आज ये साहित्य आज तक के इस मंच पर आने से पहले मेरी मुलाकात हुई तो उस समय मैंने इनसे यही पहला प्रश्न यही पूछा था कि उसमें कितना फिक्शन है और कितना हकीकत। और इन्होंने कहा कि सर 100% सच्चाई है, वो मेरी डायरी है। दोनों का स्वागत अभिनंदन है। हिंदी लेखन में जो आप बीती है वो हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में बहुत सारी आत्मकथाएं आई हैं, जीवनियाँ आई हैं और जो किस्से कहानियां आ रहे हैं उनके बारे में भी है कि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि औपन्यासिक कृतियों में भी रचनाकार अपने ही अनुभवों को, अपने जीवन संसार को रचता है और प्रदर्शित करता है। प्रभात जी की पुस्तक किस्साग्राम पालतू बोहेमियन जो इन्होंने अपने गुरुजी पर लिखा था, और इसके अलावा एक पुस्तक हिंदी मीडियम टाइट, ये तीनों पुस्तकें दरअसल खुद प्रभात की जीवन यात्रा को, उनके अनुभवों को प्रतिबिंबित करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसीलिए जुबी शर्मा के साथ इस सत्र में लक्ष्मण यादव जी को भी उपस्थित होना था, लेकिन निजी कारणों से वह नहीं आ पाए और ऐसे कारण थे जिसके लिए हम उन पर दबाव नहीं डाल पाए। तो सबसे पहला प्रश्न प्रभात से ही शुरू करूंगा। ये लिखने की यात्रा में जब दुनिया भर के लेखन को पढ़ रहे थे आप, तब अपनी जब शुरुआत की तो वो संस्मरणात्मक क्यों रहा? ये इससे पहले मैं एक कहानी सुना देता हूँ। अर्जेंटीना के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, उनकी एक कहानी है जो शेक्सपियर को लेकर है। कहानी है कि जब शेक्सपियर का निधन हुआ उसके बाद जब वो पहुंचे, जहां भी पहुंचे, उनसे पूछा गया कि ये बताओ कि तुम कौन हो। शेक्सपियर से मान लीजिए हमारे यहाँ रहे होंगे तो जो भी स्वर्ग या जहां भी पहुंचे होंगे तो पूछा कि तुम कौन हो। शेक्सपियर ने कहा कि यही तो महाराज मैं जीवन में ढूंढता रहा कि मैं मैकबेथ जैसे किरदार, मैं हेमलेट जैसे किरदार बनाता रहा, मैं जूलियस सीजर बनाता रहा, मैं अपने आप को ही ढूंढता रहा, हर किरदार में ढूंढता रहा और यही नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ, वही अब शायद मैं जान पाऊँ कि मैं कौन था। तो लेखक जो भी लिख रहा होता है अंततः अपने आप को ही लिख रहा होता है। और ये आपने अच्छा कहा कि मैंने संस्मरणों और इससे क्यों शुरुआत की, तो इसका भी यह है कि मनोहर श्याम जोशी का मैं शिष्य था, जो हर
हर गंभीर से विज्ञान, अभी विज्ञान पे बात हो रही थी, विज्ञान जैसे विषय पर भी लिखते हुए अपने जीवन से जोड़ देते थे। हर चीज को, अपने हर कहानी को, हर उपन्यास को, फिल्में लिखी, धारावाहिक लिखा, सब में कुछ ना कुछ अपने जीवन को जोड़ देते थे। तो मैंने वही शैली पकड़ी कि अपने अनुभवों से, जीवन में इतने तरह के मैंने काम किए, इतने तरह के अनुभव किए, आखिर उनका मैं क्या करूंगा। कोई सुनने वाला नहीं होता। हम जब रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड लोग हमारे घर में जब सुनाते हैं कहानी, हम भागने लगते हैं कि यार ये फिर 20वीं बार वो कहानी सुनाएंगे। तो लेखक के पास एक अब स्पेस होता है कि वो अपनी हर बात लिख सकता है, चाहे जिस रूप में लिखे, चाहे हेमलेट के रूप में लिखे, चाहे मैकबेथ के रूप में लिखे, चाहे जूलियस सीजर के रूप में लिखे, लिख वो अपना ही रहा होता है। बहुत अच्छे ढंग से प्रभात जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। जुवी के पास आऊं उससे पहले मैं इस कार्यक्रम हिंदी लेखन में आप बीती जो है इसके बारे में लिख रहा था कि मुझे नहीं पता था कि यह कार्यक्रम मुझे ही करना पड़ेगा। तो एक इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं कि विषय क्या है उसके बारे में मैं लिखता हूं। तो इसके सत्र के बारे में जो लिख रहा था वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि हिंदी लेखन में आप बीती शब्द सुनते ही मन में एक खास तरह की गंध आती है। निजी डायरी की स्याही की, मतलब जब हम आप बीती सुनते हैं तो निजी डायरी की स्याही की गंध आती है। देर रात लिखे गए पन्नों की, छिपा कर रखे गए राजों का पिटारा। यह वह विधा है जहां लेखक अपनी त्वचा उतार कर रख देता है बिना किसी मेकअप के। न यहाँ काल्पनिक नायक हैं न कोई हीरोइन, सिर्फ मैं है, उसकी कमजोरियां, उसकी इच्छाएं, उसकी हार, उसकी छोटी छोटी जीतें, यहाँ तक कि उसकी कामेच्छा भी, उसकी शर्म, उसका गुस्सा, उसका प्रेम और उसकी वो कमजोरियां जो शायद अब तक कभी कही नहीं गई। शायद यही वजह है कि आज हिंदी का जो पाठक वर्ग है वह आत्मकथाओं, आप बीतियों, संस्मरणों और डायरियों को, जीवनियों को अपने से जोड़कर देख रहा है और बहुत तेजी से पढ़ रहा है। अगर मैं कहूं कि उपन्यास के कालखंड को, जो एक दौर था जिसमें कविता पढ़ी जा रही थी, फिर उपन्यास का दौर आया, और यह अगर जिस समय मैं बात कर रहा हूं पिछले कुछ वर्षों को अगर मैं कहूं कि यह डायरियों, आत्मकथाओं, आप बीतियों का दौर है तो कोई गलत नहीं होगा। शायद प्रभात मुझसे सहमत होंगे क्योंकि वो बहुपठित रचनाकार, आलोचक के रूप में भी ख्यात हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ मनुष्य जो है अब देवता नहीं रह गया है, और चूंकि इंसान है इसलिए हर पाठक उससे अपने को जोड़कर देख रहा है। जो मैंने भूमिका रखी, दरअसल ये शुरू में भूमिका कही जानी थी। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि ये जो जुवी की डायरी, अबोली की डायरी है, जुवी की डायरी जिसको मैं कह रहा हूँ, अबोली की डायरी क्यों कहा? जब आत्मकथा थी, संस्मरण था, तो यह जुवी की डायरी क्यों नहीं हुई? मैंने शुरू तो जुवी से ही किया था, लेकिन फिर मुझे लगा, किसी ने कहा कि किसी को आपत्ति हो सकती है इतना सत्य लिखना, और बहुत डर था मुझे कि इसे कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, किस तरह से लेगा। तो फिर मैंने अबोली नाम रख दिया। और अबोली का अर्थ तो है ही जो अबोल रह गया। अबोली एक फूल है जो घाव भरने में काम आता है, और इसलिए मुझे ये सार्थक लगा इसका नाम कि इस डायरी की नायिका है, जो नायिका तो नहीं कह सकती, जो ये डायरी लिख रही है, उसका नाम मैं अबोली ले लूँ, इसलिए मैंने जुवी शर्मा नहीं लिखा। इतना सब कुछ आपने कहा, डर था कि लोग पढ़े ना। मुझे तो लगता है कि दूसरे तरह का डर होगा कि ये जो जुवी शर्मा है जो अपनी कहानी लिख रही है वह अब भी उसी घर में है। हाँ सर, मैं उसी घर में हूँ और उन्हीं लोगों के बीच में हूँ। मुझे ये डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, लेकिन इसलिए मैंने आपको कहा ना, 100% सत्य है, बगैर कोई कपोल कल्पनाओं के मैंने वो लिखा। जब मैंने पहले लिखा कोविड फर्स्ट वेव में मैंने ये लिखा, तो सर पूरी डायरी डिलीट हो गई थी, और 2-3 महीने बाद जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि ये शायद किताब नहीं बन पाएगी, मैं सबसे पहले यही किताब लाना चाहती थी, अबोली की डायरी। फिर मैंने इसे दोबारा लिखा, क्योंकि मेरी एक हमेशा से आदत रही कि मैं मेडिकल फाइल्स, डॉक्टरों की जितनी रिपोर्ट्स हैं
और जितनी भी डायरी है मैंने कभी फेंकी, कभी डिस्कार्ड ही नहीं किया मैंने। तो उसका प्रारब्ध ये था, उसे यहाँ आना था, किताब बनना था। परिवार वालों की प्रतिक्रिया क्या रही? परिवार वाले साहित्यिक परिवार नहीं है तो कोई बच गई आप? मैं बहुत साफ बाल बच गई मैं बाल बच गई मैं। प्रभात, आप देखिए, हम आप बीती की बात कर रहे हैं, तो मैं जो प्रश्न लिखा था उनमें से शायद ही मैं कुछ पूछ पाऊं। नहीं जी, आप बड़े भाई की तरह पूछिए। मैं जैसे हम साहित्यिक बातचीत करते रहते हैं आपस में, वैसे ही बात हाँ, तो ये जब मनोहर श्याम जोशी जी पर आप संस्मरण पुस्तक ला रहे थे, और अभी तक वह पुस्तक न केवल साहित्य के जिज्ञासियों में, नए छात्रों के बीच भी बहुत प्रभावी रूप से स्थापित है। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो दूसरे साहित्यकारों से जुड़ी हुई हैं, और जिनको कहते हैं कि भाई ऐसी बातों को लिखते समय बहुत खतरा होता है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ये साहस कहाँ से मिला कि मैं ऐसी भी बातें जो अप्रिय हों, जो, क्योंकि मनोहर श्याम जोशी जी को लेके उनसे जुड़े लोगों को तो कह सकते थे, वो लोग बराबर के लोग थे, लेकिन आपकी पीढ़ी में आप चूंकि उनके शिष्य थे, तो आपको तो भय होना चाहिए, क्योंकि उस समय आपका कैरियर गढ़ा जा रहा था, आगे बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब जिज्ञासु बच्चे की तरह, जिज्ञासु बालक की तरह इन सब के बीच में रहता था। सारे सौभाग्य है मैं उस दौर में पैदा हुआ, जब दिल्ली में पैदा हुआ, और उस दौर में दिल्ली में पढ़ने आया जिस दौर में मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा जैसे तमाम बड़े लेखक, कृष्ण बलदेव वैद, कितने नाम लूं, सारे बड़े लेखक होते थे, और मैं उन जमावड़ों में घुसा रहता था किसी कारण से। मैं लेखक से पहले संपादक था, पत्रकार, किसी न किसी रास्ते में इनके बीच में बड़ा हुआ और इनके बीच के आपसी संबंधों को देखा। लेकिन उसमें एक सुविधा जो जयप्रकाश भैया वो ये थी कि वो मैं जो भी कहानियां उसमें लिख रहा था वो उनके मुंह से लिख रहा था। वो सारी बातें, हो सकता है मैंने अपनी बातें भी लिख दी हो जोशी जी के मुंह से, और उसमें वैलिडेशन मुझे किसका चाहिए था? उनके परिवार का। तो मैंने, आदरणीय उनकी पत्नी भगवती जोशी जी हैं, मेरी टीचर भी रही हैं, पढ़ाती थी हिंदी, तो उनको मैंने किताब पढ़वाई। मैंने कहा अगर ये पास कर देंगे, इस किताब की सारी बातें पास हैं। तो उन्होंने उसमें पढ़ा, उसमें उनके प्रेम प्रसंगों के, उनके बहुत सारे, उनके जैसे जीवन का ये भी हिस्सा है कि बहुत अहंकारी थे। वो किसी को भी सामने पहचानने से इनकार कर देते। एक दौर में उनको इतनी प्रसिद्धि मिली थी कि वो किसी को भी नहीं, बहुत अहंकार में रहते थे। ये भी मैंने उसमें लिखा है कि वो ऐसा भी करते थे, गुस्से में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते थे, मैंने ये सब भी लिखा। लेकिन उसमें मैंने कुछ और बातें भी लिखी, जिसमें एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैम ने, आंटी या मैम या जो भी मैम कहता हूं मैं उनको, उन्होंने कहा कि बेटा बैठो, खाना वाना खाओगे? मैंने कहा हाँ खा लूंगा। खाना वाना खिला के उन्होंने कहा कि देखो बेटा बहुत अच्छा लिखा है तुमने। मैंने कहा बस मैं खुश हो गया। मैंने कहा थैंक यू। उन्होंने कहा बस एक बात इसमें जो तुमने लिखी है वो बात मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि तुमने झूठ लिखा है। मैंने कहा कौन सी बात? तुमने उनके शराब पीने का प्रसंग इसमें लिखा है कि वो शराब पी रहे थे। वो शराब उन्होंने कभी जीवन में पी नहीं थी। ये प्रसंग मुझे लगता है कि तुमने गढ़ दिया है। तुम उनके शिष्य हो, उन्हीं की तरह कहानियां गढ़ना जानते हो। ये प्रसंग गढ़ दिया क्योंकि मैंने कभी उनको शराब पीते नहीं देखा, ना उन्होंने किसी के साथ शराब पी। मैंने कहा मैम अब मैं क्या कहूँ, मेरे साथ ही शराब पीते थे। तो उन्होंने इसका जवाब, उन्होंने कहा कि तुम जब इस हद तक तुम्हारे अंदर आ गया है साहस कि तुम झूठ बोल सकते हो, तो फिर चलो मैं मान लेती हूँ कि पीते होंगे, जब तुम ही कह रहे हो तो पीते होंगे। लेकिन ऐसे और तमाम प्रसंग थे जिनको उन्होंने नहीं छुआ, लेकिन इस पे उन्होंने टोका कि शराब, जबकि उन्हीं के घर में शराब पीते थे, लेखकों की शराब की महफिल। लेकिन उनको लगा कि मेरे पति के निधन के बाद ये सब बातें तो ठीक है, ये बात नहीं जानी चाहिए। प्रभात, उस किस्सा ग्राम और हिंदी मीडियम टाइट पे आऊँ, उससे पहले मैं पालतू से एक कोई ऐसा संस्मरण जो जिसके चलते आपको बहुत आलोचना भी झेलनी पड़ी थी, ये तो उनके घर की बात है। मैं चाहूंगा एक कोई ऐसा प्रसंग और बता दें ताकि जो नई पीढ़ी है वो किताब को खरीदने उस किताब में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि चूंकि मैं उनके मुंह से लिख रहा था, उनकी कही हुई बातों को लिख रहा था, तो मैंने पीएचडी गाइड जो मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़े विद्वान, टीवी मीडिया के सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे, अभी भी हैं, आदरणीय सुधीश पचौरी उनका नाम है, वो मेरे गुरु थे, गुरु हैं, मतलब थे क्या, मतलब जीवित हैं और छत्र छाया है उनकी।
उन्होंने वो बहुत ज्यादा उनसे चिढ़ते थे। सुधीश पचौरी से वो रचनात्मक रूप से, व्यक्तिगत रूप से नहीं, रचनात्मक रूप से बहुत चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। वो लगातार उनकी आलोचना मेरे सामने किया करते थे कि भाई उसकी तरह कभी मत बनना, और वो तमाम उनके लेखन की कमियां बताते रहते थे। लेकिन जब मैं लिखने आया तो मुझे वो प्रसंग बड़े अच्छे लगे कि किस तरह से शोध किया जाता है, किस तरह से उत्तर आधुनिकता को लेकर उन्होंने किया, और किस तरह से उनके पूरे लेखन में एक हड़बड़ी है कि उनको रोज कुछ ना कुछ लिखना होता है, और उस हड़बड़ी में वो बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो उनको नहीं लिखनी चाहिए। वो सारी बातें मैंने उस किताब में जस की तस लिख दी कि वो सुधीश जी को, और जाहिर है कि जो जिसको मैं अपना कथा गुरु कह रहा हूं तो जा चुका है इस दुनिया से, लेकिन जिसके लिए वो लिख रहा हूं वो तो मेरे अपने गुरु हैं जो जीवित हैं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो तब एक्टिंग वाइस चांसलर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, वहां पढ़ाता था। खैर उन्होंने उस समय कुछ नहीं, बाद में एक दिन उन्होंने जब मिला मैं उनसे किसी कारण से, तो थोड़ा सा बात नहीं कर रहे थे। मुझे लगा पता नहीं कि मैं किताब की बात भूल ही गया था, मुझे क्या लगा कि किताब पढ़ी होगी उन्होंने या कुछ। तो जब सब चले गए तो उन्होंने कहा कि इतना तुम्हारे अंदर अगर मेरे लिए जहर भरा हुआ था तो खुद ही कह दिया होता, मनोहर श्याम जोशी के मुंह से क्यों कहलवा रहे थे। मैंने कहा सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम देखिए किस्सों की बातें करेंगे, इसी अंदाज में बात करेंगे, चूंकि ये एक अच्छी बात है कि प्रभात से जब हम बात करेंगे तो हंसेंगे। जुवी के पास जब भी मैं आऊँगा तो अबोली का दर्द जो है वो कहीं न कहीं बहुत गहराई तक मेरे भीतर भी उतर जाता है। इस किताब के बारे में, मैं डायरी के बारे में, जो जिसको जुवी कह रहे हैं कि जिंदगी का सच है, दरअसल हर पन्ने पे दर्द है, और कोई इतना दर्द पीकर जी कैसे सकता है, यह प्रश्न उठता है। जुवी, मेरा प्रश्न भी यही है कि वह कौन सी ताकत थी जिन स्थितियों में ने आपको जिंदा रखा? मेरे बच्चे सर, आप मेरे बच्चे, और मुझे वो इतना प्यार करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रेम लौटता है, कि वो किसी और रूप में लौटता है। सारी तकलीफें, सारे कष्ट, डिप्रेशन और साथ जो भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनका प्रेम सबसे भारी था। मेरी बेटी, मेरे बेटे मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चे, कि मैं आज हूँ और इधर हूँ, प्रभात रंजन सर और आपके साथ बैठी हूँ मैं, कि मुझे लगता है ये मैंने डायरी लिखते समय मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा है, द डार्कर द नाइट द ब्राइटर द स्टार्स। ये अंधेरे और उजाले की यात्रा है, और ऐसा मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद रखती हूँ मैं कि एक दिन अंधेरा खत्म हो जाएगा और मैं उजाला देखूंगी। उजाला तो आप देख रहे हैं, साहित्य जी सर। आज तक के मंच पर हैं। आपकी पुस्तक इस तरह से चारों तरफ चर्चित है, और निश्चित रूप से मैं जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप अबोली की डायरी पढ़ेंगे तो शायद मेरी बात से सहमत होंगे। ऐसी क्या बाध्यता है हिंदू भारतीय परिवारों की, भारतीय संस्कारों की, कि एक लड़की इतना अत्याचार सहकर भी उस पारिवारिक परिवेश से विद्रोह नहीं कर पाती, छूट नहीं पाती? सर हमारी ब्रेन मैपिंग की हुई है। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें आवाज नहीं उठानी है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी है, तुम्हें बहस नहीं करनी है, सबसे पहली बात तुम्हें सवाल नहीं पूछने। तुम्हारा जो है, तुम्हारा भाग्य है, तुम उसे जियो। सबसे पहले हमारी ये ब्रेन मैपिंग सदियों से की जा रही है, ये आज की बात नहीं है। ये तुम्हारा प्रारब्ध था, तुम जियो। तो ठीक है, चुप रहना। फिर जब इतना चुप रहने के फिर ऐसे अंजाम, फिर अबोली जन्म लेती है, क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है। हमें यही सिखाया जाता है कि तुमको आवाज नहीं उठानी है, तुमको नहीं बोलना है, तुम्हें सवाल नहीं करने हैं, जो है तुमको ऐसे ही जीना है, चाहे तुम्हारा ससुराल हो, चाहे वो तुम्हारा मायका हो। अगर आप सवाल करेंगे तो आप कटघरे में खड़े हो जाएंगे। वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे सवाल। लेकिन अबोली लिखने के बाद भी कुछ बदला? हाँ सर, मन शांत हो गया मेरा। अब पीस। डायरी में अभी भी लिखती हूँ, लेकिन ये तो आफ्टर इफेक्ट्स हैं। परिवेश में कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, दवाइयाँ चालू हैं, और
मुझे विनय सर ने भी सबसे पहले जब ये लिखा, मैंने उन्हें जब पांडुलिपि भेजी तो उन्होंने पूछा कि यह, जैसे आपने मुझे आज पूछा कि ये उपन्यास है कि डायरी, मैंने कहा सर डायरी। अब बहुत चीजें उसमें दरअसल आश्चर्यचकित करती हैं। जी सर। उस पर बात करते हैं। ये प्रभात, आपने जब ये हिंदी मीडियम किस्साग्राम से पहले आते हैं हिंदी मीडियम टाइट पे ठीक है, हिंदी मीडियम टाइप तो सुने थे। हिंदी मीडियम टाइट जो है कहने का जो गर्वबोध है जो आप हिंदी भाषियों के अंदर लेकर आते हैं इस किताब में, और बहुत सारे किस्से कहते हैं। मैं चाहूंगा, चूंकि संस्मरणों की बात है और वो किताब जो लोग देख रहे हैं, हर हिंदी भाषी जो भी यूपी बिहार से आया हुआ है, राजस्थान से आया हुआ है, झारखंड छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, उत्तराखंड से आया हुआ है, दिल्ली के परिवेश में जब वो आता है तो पहली बार वो चौंक जाता है यहाँ का पूरा जो माहौल है, अंग्रेजी दा माहौल देख के, और वो अंदर से कहीं न कहीं उसको भयभीत हो जाता है, उस माहौल से डरता है, और पूरी जिंदगी शायद उससे सहज नहीं हो पाता। आपकी किताब उस तरह के जितने भी बच्चे हैं, जिस तरह जो युवा हैं, उनको एक तरह का अंदर से एक साहस भरने की कोशिश करती है, और बहुत दबंगई से बताती है कि देखो भाई, ये हिंदी मीडियम टाइप नहीं है, ये हिंदी मीडियम टाइट है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि उस किताब को लिखने के पीछे कब ये दिमाग में आए? कायदे से ये घटनाएं तो बहुत पहले जब आप कॉलेज के दिनों में आए थे तभी से शुरू होती हैं, लेकिन कुछ किस्से जरूर उसके हमारे साथ बताइए, ताकि जो युवा हैं और विशेषकर हिंदी भाषी परिवेश से आते हैं, हिंदी माध्यमों से पढ़े हुए हैं, उनके अंदर ये बहुत दबाव होता है कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ, बोल पाता हूँ कि नहीं बोल पाता हूँ। और अंग्रेजी के लोग तो निश्चित रूप से HMT कहते ही हैं, लेकिन ये शब्द ही जो था मेरे दिमाग में हमेशा से। मैं सीतामढ़ी बिहार के एक बहुत छोटे से कस्बे से पढ़ के आया था, और दिल्ली विश्वविद्यालय के, मैं हिंदू कॉलेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अपने ज़माने में, उस समय भी आज भी नंबर 1 कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज था, वहाँ पढ़ने आया। तो मैं बाहर वालों के लिए तो मैं था कि मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जो वहाँ की भाषा थी, अब तो खैर बहुत बदलाव हो गया, लेकिन उस समय जो भाषा थी, अब अंग्रेजी अगर आपको नहीं आती है तो आप छोटे छोटे संवाद भी, आप ऑफिस में जाके रजिस्टर मांगना, अपना कुछ फीस जमा, इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको अंग्रेजी भाषा का आना बहुत अनिवार्य था। तो हमारा पहला संघर्ष ये नहीं था कि हमें अच्छे नंबर लाने, हमें अच्छा अपने क्लास में करना, वो सब तो ठीक है आप कर रहे हैं, मैं करता था, उस सब में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जो कमी ये थी कि मैं उस भाषा में संवाद नहीं कर पाता था जो उस समय हिंदू कॉलेज और उसके सामने सेंट स्टीफेंस कॉलेज था। 2 बड़े कॉलेजों का जो डर था, वो बहुत सालों तक, मैं अगर 1990 के दशक की वो कहानियां हैं जो आपने ठीक कहा जयप्रकाश भैया, कि 1990 के दशक की कहानियां हैं जो मैंने उसमें लिखी हैं, चुटेले अंदाज में लिखी है, कि हम सब लोग बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत तरह की चीजें कर सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाए, वहाँ के मंच पे हम इसलिए नहीं कुछ कर पाए क्योंकि हमारे पास वो भाषा नहीं थी। तो ये मेरे अंदर बहुत दर्द था। और ये HMT का किस्सा ये होता है, शुरू होता है कि मेरा एक दोस्त था, जो खैर बाद की बात है, मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, जो इंडियन फॉरेन सर्विस में ऑफिसर बना, बड़ा मतलब IFS बड़ी नौकरी होती है, तो एक बहुत बड़े पद पे था। एक बार तो कोई एक पार्टी होस्ट की थी उन लोगों ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय ने, तो वो मैं भी वहाँ था। तो वहाँ बहुत सारे हिंदी के लोग, हिंदी अधिकारी और इस तरह के लोगों को बुलाया गया था उस समारोह में या उस पार्टी में, जो भी कह लीजिए। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि वो प्रभात, there are so many HMTs are here, so go and handle them, you can handle them better। तो मुझे लगा कि यार अभी भी मुझे HMT ही समझता है, मैं सब कुछ हो गया, मैं एक बड़ा पत्रकार था उस समय। तो मुझे लगा कि एक मानसिकता है जो नहीं बदलती, हमें देखते ही उनको हमारी भाषा याद आने लगती है। ये समाज में हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन जो इनहेरेंट है, जो इसमें अंतर्निहित जो भेदभाव है, वो सबसे बड़ा भेदभाव मुझे लगता है वो भाषा के आधार पर भेदभाव है, कि हम अपनी भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी को श्रेष्ठ भाषा के रूप में समझते हैं और उसके आधार पर हम भेदभाव करते हैं। और ये हमारे शिक्षा पद्धति ने हमारे अंदर पैदा कर दी है। मैं अपना ही उदाहरण बताता हूं कि मेरी किताब किस्साग्राम का आपने नाम लिया, किस्साग्राम अभी अंग्रेजी अनुवाद, उसके एक अंग्रेजी के लेखक ने किया, और उसका अंग्रेजी संस्करण, अंग्रेजी अनुवाद बाजार में आ रहा है। तो मेरी बेटी ने कहा, जो लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ती है, उसने कहा कि पापा अब तुम्हारी किताब में लेके कॉलेज अपने फ्रेंड्स को दिखा सकती हूँ, नाउ आई कैन से यू आर अ राइटर।
मैंने कहा कि यही बेटा देखो हिंदी, लेकिन ये है कि पिछले 10 सालों में ये माहौल बहुत बदला है। अब हिंदी बोलकर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में पिछड़े हुए नहीं माने जाते। तो उसी टाइप का जो मेरे अंदर भाव था, टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा उसको बदला है, और इस तरह के साहित्य तक जैसे मंचों ने बदला है कि हिंदी बोलने वाले भी अच्छा बोल सकते हैं, उनको भी लोग सुन सकते हैं। तो ये जो है मुझे लगा कि अब हम टाइप नहीं रह गए, अब हम टाइट हो गए हैं, हिंदी मीडियम टाइट। मैं एक दिन अपने प्रकाशक मीरा जौहरी हैं, वो राजपाल जिन्होंने छापा था, उनके साथ में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा ये पूरी किताब क्या है, HMT तो हमारे 1970s में मैं पढ़ती थी, तब भी तुम लोग HMT थे, HMT, फिर तुमने किताब का नाम HMT हिंदी मीडियम टाइट रखा है, टाइप रखा है, इसमें क्या नया है? मैंने कहा मैम अगर टाइप को टाइट कर दें तो तूने कहा टाइट कैसे? मैंने कहा मैं अपने आप को हिंदी मीडियम टाइप के रूप में नहीं देखता हूं, मुझे कोई मेरी भाषा के कारण अब मुझे भेदभाव नहीं झेलना पड़ता है। ये बदलाव सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ होगा, ये बदलाव समाज की उस मानसिकता में, समाज के उस सोच में बदलाव है, और उसको बदलने में बाजार और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि आज हम सब हिंदी वाले हिंदी मीडियम टाइप नहीं, हिंदी मीडियम टाइट की तरह अपने आप को देखने लगे। निश्चित रूप से मैं इस बात पे से सहमत हूं प्रभात की। ये हिंदी की ताकत ही है कि मैं बराबर इस बात भी हूँ, महसूस भी करता हूँ। साहित्य तक में जब भी मैं आप जानते हैं किताबों के बारे में बात करता हूँ, और साप्ताहिक साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है, तो अंग्रेजी का कोई भी बड़ा लेखक, मैं कोई भी बड़ा लेखक कह रहा हूँ, जो बहुत सारे ऐसे लेखक जो हिंदी में बात भी नहीं कर पाते हैं, वो भी इस बात के लिए प्रयास करते हैं, उनकी एजेंसियां प्रयास करती हैं, चूँकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी किताबों में उनकी पब्लिसिटी का एक बड़ा प्रचार तंत्र है, बहुत बड़ा बजट भी उनके पास है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि साहित्य तक पर उनकी बात हो जाए, और वो किताबें भेजते हैं, उसके लिए बाकायदा पैरवी करते हैं, और लगातार यह क्रम चलता रहता है। यही नहीं, एक बात और इसमें मैं जोड़ूंगा कि पहले जो हिंदी के लेखकों का ये बहुत बड़ा आकांक्षा होती थी, बहुत बड़ी, कि हमारी किताब अंग्रेजी में किसी दिन आ जाए और हम दुनिया भर में जाने जाएं। ये आकांक्षा इस समय अंग्रेजी में लिखने वाले भारत के ही नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में अंग्रेजी के लेखकों के अंदर ये आकांक्षा बहुत ज्यादा बढ़ी है कि हमारी किताब हिंदी में आ जाए और हमारी किताब पर हिंदी में चर्चा हो जाए। और ये हिंदी के 48 करोड़ लोगों की ताकत है, मतलब उस भाषा की ये ताकत है जो अब लोगों को समझ में आने लगा कि इस भाषा के पास आज परचेजिंग पावर भी है, इनके पास खरीदने की क्षमता भी है, और ये भाषा भाषी लोग देश की सत्ता बदल सकते हैं, ये बाजार बदल सकते हैं। तो इनके भाषा में आए बिना हम बहुत बड़ी आबादी तक नहीं पहुंच सकते। ये अंग्रेजी में सोच आई है, अंग्रेजी के लेखकों में, कि हम हिंदी में आएंगे तो हम ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। जुवी, आपने अबोली की डायरी में एक वाक्य लिखा है कि मिट्टी के देह से बना मनुष्य जब पश्चाताप की अग्नि में झुलसता है तो उसके कर्म की स्वीकारोक्ति के मार्ग भी स्वयं प्रशस्त हो जाते हैं। क्या आशय है इसका? मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि मिट्टी के, आपको माइक पास रखनी होगी। हमें हमारे पश्चाताप, हमारे कर्म ये मिट्टी के देह से ही हुए हैं ना। अच्छे बुरे जो भी हुआ, जो भी जिया मैंने इसी देह से जिया, और उसके परिणाम भी हमें भुगतने होंगे। तो पश्चाताप आपको क्यों? क्योंकि आप तो विक्टिम थे। नहीं सर, हमारे यहाँ औरतों को भी पश्चाताप करने होते हैं, पुरुषों को पश्चाताप करने की आवश्यकता ही नहीं है ना हमारे समाज में। तो हम गलती नहीं करने के परिणाम भी हम भुगतते हैं, और गलती करने के परिणाम तो भुगतते हैं औरतों को। मुझसे गलती हुई और मैंने उसका बिल्कुल लिखा, मैंने मुझसे गलती हुई। अगर मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या भाव भी आया, मेरे मन में अगर किसी के लिए अहंकार आया, मेरे मन में गुस्सा आया, तो मुझे उस बात का तकलीफ है। मैं उसका पश्चाताप करना चाहती हूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई, और मैं खाली इतना ही चाहती हूँ कि जो भी गलती करता है अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें, हम खाली मान भर लें। ये पूरी किताब इस बारे में कि खाली आप एक बार मान लीजिए कि आपने गलती की, उसको आप एक्सेप्ट तो करिए। आप वो अहंकार हमारा आड़े आ जाता है उस मिट्टी के देह के आगे, और हम अंत तक हमारा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हम ये नहीं मानना चाहते हैं कि हमसे गलती हुई। नहीं, लेकिन जो भी जो है, मतलब अबोली जो है किताब की जो नायिका है, वो एक जगह
ये अपनी अवसाद की स्थितियों से दवा हाँ, खा रही होती है, बिल्कुल। सारी चीजें हो रही होती हैं, और फिर वो सोशल मीडिया पे हाँ। चैटिंग में फंसती है और फिर किसी से के संपर्क में आती है, और फिर तो सर डिजिटल कुछ नहीं होता है, डिजिटल खाली मनी ही अच्छी लगती है। तो उसके लिए भी वह व्यक्ति भी उसको डिच करता है, धोखा देता हाँ है। वो बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ काशी। कि उस लड़की को, किसी भी लड़की को, आज किसी की भी जन लड़की जी को, हाँ। की पीढ़ी है, जो आपकी पीड़ा है उसको शायद आज के युवा बच्चे न भुगत पाए, या आप ये मानती हैं कि जो जेन जी है उसको भी यह भुगतना हाँ, होगा, सर। अगली पीढ़ी को भी बदलाव नहीं हो रहा? क्या सही में मतलब बदलाव नहीं हो रहा है समाज में? बिल्कुल नहीं हो रहा सर। और मैंने ये किताब आने के बाद से मैंने जितनी भी औरतें, मुझसे जितनी भी लड़कियां बात की, वो शोषण की बात तो बाद में करती हैं, पहले वो ये कहती हैं कि तो हमारे साथ भी हुआ है। कोई इस बात से ये नहीं कहता कि, और सोशल मीडिया एक ट्रैप प्लेटफॉर्म है, आपको ट्रैप कर रहा है, आपको ये कि आपको वहां पे सब अच्छा अच्छा दिखाई देता है, और फिर आप फंस जाते हैं, मकड़ी का जाल है वो। और जेन जी हो, चाहे मेरी उम्र की हो, चाहे जब से सोशल प्लेटफॉर्म आया, वो हमें आकर्षित तो बहुत करता है कि हाँ सब अच्छा अच्छा है, लेकिन उसमें फंसने के परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। जो भी एक कोई संस्मरण जो जिसको बता पाए, और जिसको बताते समय आप रोए नहीं, हालांकि क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ ये बात, तो बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में, हालांकि आपके सबसे पहले तो मैं आपके साहस को निश्चित रूप से उसका अभिनंदन भी करता हूँ, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसी परिवेश में हैं, और एक ऐसी लड़की जिसको ये भी नहीं पता है कि वो कब जिंदा रहेगी कि मार दी जाएगी या मर जाएगी। वो खुद आत्महत्या करने की भी सोचती है, बच्चों के लिए नहीं करती है। मैं कुछ कुछ कहानियों के हिंट दे रहा हूँ उसके अंदर, और कई बार अवसाद में जाती है, अब भी दवा खा रही है, फिर भी अपनी बात को जब लिखती है तो इतना खुलेपन से लिखती है कि उसमें कहीं भी कुछ भी छुपाया नहीं गया है। मतलब लड़कियों के जीवन में किशोर होते, बचपन, उसके बाद उसको एक लड़की होते हुए दूसरी लड़की के लिए क्या कहा जाता है, ये सब कुछ भी है। मैं चाहूंगा कोई एक संस्मरण, छोटा सा किस्सा। मैं सर मैं वो किताब में ये लिख नहीं पाई हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोकिला बेन अंबानी में डॉक्टर डीन क्रियाडो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर वो रहते हैं, उनका बहुत कम होता है इंडिया विजिट, और बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला था मेरे को। तो उन्होंने सारी बात सुन के मुझे बोला कि ये नंबर है, इफ़ यू वांट टू सुसाइड आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। मैं कुछ नहीं बोली उन्हें, मैं लगातार रो रही थी। डॉक्टर साहब का फ़ोन पड़ा था उनकी डेस्क पे, और मैंने बोला एक मैं मिस्ड कॉल कर सकती हूँ क्या? मैं एक फ़ोन लगाना चाहती थी उनके फ़ोन से, कि कोई फ़ोन उठा ले मेरा और मैं किसी का हेलो सुन लूँ, मुझे कोई प्यार से बात कर ले। और फिर मैं वहाँ से आ गई। उन्होंने भी यही बोला कि ये आप इनको दवाइयाँ हाथ में मत दीजिए, ये ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। मैं डायरी लिखते वक्त खुद कितने ही चीज़ में लिख नहीं पाई, क्योंकि ना ये लिखना आसान था, ये पढ़ना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे इतना प्यार मिला इस किताब से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इसे पढ़ेंगे, मुझे डर था, क्योंकि इतनी अवसाद भरी किताब है, कौन पढ़ेगा। नहीं, लेकिन उस जिंदगी के अंधेरों में उम्मीद की किरण जो है, हाँ, वह सर, उम्मीद की किरण खुद आपका जीवन है। इसलिए सर, मैं बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सभी को कहूंगा कि अबोले की डायरी जरूर खरीद कर पढ़ें। शायद कहीं न कहीं आपको, हम लोग जो सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, तो जब वो किताब पढ़ेंगे तो आपका यह भ्रम टूटेगा। प्रभात किस्सा ग्राम से कोई एक किस्सा सुना दें, क्योंकि ये जो घड़ी है वो मुझे दिखा रही है हम लोगों को समय, चूंकि पहले इस सत्र के लोग लगातार समय खाते चले गए हैं, तो हमें समय कम मिला है। तो मैं चाहूंगा कि एक किस्सा, चूंकि मैं मंच पे हूं और कार्यक्रम के दायित्व के तहत एक जिम्मेदारी मुझ पर है कि मैं सत्रों को टाइम से खत्म कराऊं, ये भी एक मेरा जिम्मा है। तो मेरा सत्र डिले होगा तो किस्सा सुना देता हूँ। उसे बहुत सारे एक ऐसे शहर की कहानी है जहाँ विधानसभा चुनाव होने वाला है, और बहुत सारे
किरदार मैंने वहां पे गढ़े हैं। छकौरी, उसका जो मेन किरदार है छकौरी पहलवान है, और मैंने उसकी कहानी लिख दी। एक ऐसे पहलवान को मैं बचपन में जानता था, जिसने एक दिन दंगल हार के वो आया तो उसने हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी थी और फिर वो भाग गया था। ये बात मेरे अंदर अटक गई। मैंने सोचा कहानी में लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया। बहुत दिनों बाद मेरे पास एक वो किताब जाहिर है, जहां का मैं हूं वहां लोग मुझे जानते हैं, तो पढ़ा लोगों ने। तो एक मुझे अनजान फोन आया। उसने कहा कि मेरे पिताजी का नाम छकौरी था, छकौरी यादव है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने सोचा नहीं, मैंने सोचा अच्छा मैंने कहाँ के रहने वाले, उसने बताया, गांव बताया। तो मुझे ध्यान आया किसी गांव का तो वो आदमी था। मैंने कहा अच्छा तो बताइए। बोले नहीं, मुझे ये बताना था कि 2 साल पहले वो कस्टम्स में काम करते थे और वो 2 साल पहले तस्करों से मुठभेड़ में उनका देहांत हो गया। तो मेरी जान में जान है, मुझे लगा कुछ उल्टा ना लिख दिया हो। तो उसने कहा उनका देहांत हो गया, ये आपको बताना था, आपने मेरे पिताजी की कहानी लिखी है। मैंने कहा देखो पिताजी की कहानी तो आपके नहीं है, क्योंकि कभी 56 दंगल जीते ही नहीं थे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये नाम और किसी का था ही नहीं। तो मैं, ये भी होता है कि जब सच में पकड़े जाते हैं जवाब, तो आप समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तो टाइम्स अब घड़ी दिखा रही है, हमारे पास अवसर नहीं है, लेकिन संवाद का यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा। अगले सत्र में आपको ऐसे ही साहित्यिक बातें, इस मंच की एक खासियत है कि साहित्य तक पर साहित्य आज तक के इस मेले में आप उन्हीं को सुनेंगे जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बाकी मंचों पर कला, संस्कृति और मनोरंजन से संबंधित चीज़ें चलती रहती हैं। अगर गंभीर साहित्य और किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो साहित्य तक के मंच पर रहें। साहित्य आज तक में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। जोवी शर्मा जी और प्रभात रंजन जी, आप ऐसे ही लिखते रहें और हम प्रयास करते रहेंगे कि आप लोगों को साहित्य तक भी आपका मंच है और साहित्य आज तक भी आप जैसे लेखकों के लिए ही बनाया गया है। बहुत बहुत आभार।